यूट्यूब नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए। सीबीएसई के साथ में एमपी बोर्ड या अन्य बोर्ड में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना ताकि हमारे पास 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हमारे पास जो प्रश्न है वो निरक्षीय स्थिति है, ब्रॉड साइड पोजिशन से। इस निरक्षीय स्थिति में हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे और फिर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो तीनों क्वेश्चनों को हम एक साथ देखेंगे ताकि 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। ब्रॉड साइड पोजीशंस के बारे में उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जब भी कोई निरक्षीय स्थिति पूछते तो पहले उसकी परिभाषा मालूम होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि द्विध्रुव की अक्ष, ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, ये वाली लाइन ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, इसके लंब अर्धक पर स्थित होता है। लंब अर्धक का मतलब इस अक्ष से लंब भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इस अक्ष जो है वो बराबर दूरी पर स्थित होता है। बाइसेक्टर का मतलब अर्धक का मतलब बराबर दूरी पर, मतलब इस पॉइंट से बी और ए से पी, ये दोनों बराबर दूरी पर स्थित होता है। पी बिंदु ए और बी से बराबर दूरी पर स्थित होता है, इसलिए इसको बाइसेक्टर कहा गया, यानी अर्धक कहा गया। और लंब क्यों कहा गया? क्योंकि ये पॉइंट होता है पी इस अक्ष के लंब पर स्थित होता है, इसलिए इसको लंब अर्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि द्विध्रुव की अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है तो उसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लो कि चुंबक वाले पूछते हैं तो परिभाषा ऐसे कैसे आ जाएगी। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वो हमने विद्युत क्षेत्र लिखा था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, गणना करनी होती है। वह बिंदु यदि दंड चुंबक की अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, वहां हमने द्विध्रुव लिखा था, यहाँ दंड चुंबक आ जाएगा। तो अंतर क्या आ जाएगा? द्विध्रुव के स्थान पर दंड चुंबक लिखना। तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि दंड चुंबक, ये दंड चुंबक होता है, ये बार मैग्नेट होता है, इसके ये जो अक्ष होती है, ये अक्ष कहलाती है। इस अक्ष के क्या होना चाहिए? लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट स्थित होना चाहिए, तो वो कहलाती निरक्षीय स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार से विद्युत विभव में भी आ जाएगा कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी होती है, वो बिंदु यदि द्विध्रुव के अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है तो उसको हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो द्विध्रुव विभव की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें अपने को क्या लिखना है? अक्ष लिखना, द्विध्रुव की अक्ष। और मैग्नेट में, चुंबक में क्या लिखना है? दंड चुंबक की अक्ष लिखना। बस ये अंतर है, बाकी सेम, नाम चेंज कर देना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख देना, और यदि विद्युत विभव पूछे तो विद्युत विभव लिख देना। विद्युत विभव और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें दोनों में दंड चुंबक की अक्ष के लंबार्धक, और यदि चुंबक वाला है तो दंड चुंबक की जो अक्ष होती है उसके लंबार्धक पर स्थित होता है बिंदु, तो उसको हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि द्विध्रुव की अक्ष के या दंड चुंबक की अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो दंड चुंबक कब लिखना है? जब चुंबक वाली पूछे तब। द्विध्रुव कब लिखना है? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव पूछे तो। लंब अर्धक सभी में आएगा। फिर हमको क्या करना है कि हम मान लेंगे, माना कि ए भी एक द्विध्रुव है, हमने मान लिया कि ए और बी एक द्विध्रुव है, डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है ए और बी, जो प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बनता है, और उनके बीच की दूरी को हम 2l मान लेते हैं। क्या करना है कि माना कि ए बी एक दंड चुंबक द्विध्रुव है, डायपोल है, ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और उनके बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये पॉइंट कॉमन आ जाएगा।
सिर्फ यहाँ द्विध्रुव लिखेंगे तो वहाँ दंड चुंबक लिख देना, ए बी की जगह NS लिख देना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेकंड वाले में कि माना कि NS एक दंड चुंबक है, NS क्या है दंड चुंबक है, बार मैग्नेट है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, इसे D दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये चीजें कॉमन है तीनों में, ये चीज ध्यान रखना। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना कि दंड चुंबक, ये मैग्नेट वाले में दंड चुंबक लिखना, वहां हम द्विध्रुव लिखते हैं तो चेंज क्या करना ध्यान रखना, जहां द्विध्रुव लिखा था विद्युत में उसकी जगह दंड चुंबक लिख देना, बस ये अंतर है, दंड चुंबक, बाकी कोई अंतर नहीं। ये मान के अपने को लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर हमारे पास में अब इसकी हम गणना करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि E = 1/4 Q/R का वर्ग। अब देखो एक आवेश हमने +Q ले रखा, -Q ले रखा, क्योंकि द्विध्रुव लेना, द्विध्रुव का मतलब दो आवेश समान परिमाण के, उनके मान दोनों बराबर लेकिन विपरीत होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस, तो उसको बोलते हैं द्विध्रुव, डायपोल बोलते हैं, और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, अल्प होती है, तो उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव। तो हमने ए बी को एक द्विध्रुव मान लिया जो +Q और -Q आवेश मिलकर बना है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या करेंगे, ये P बिंदु पर निकालना, तो +R विद्युत बल रेखा किधर जाएगी, इस तरह से जाएगी आगे की ओर, इस डायरेक्शन में जाएगी, और माइनस की ओर आएगी, ध्यान रखना माइनस की ओर विद्युत बल रेखा आएगी, तो प्लस से विद्युत बल रेखा निकलते तो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो प्लस के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो E1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रखना। E1 क्या है, E1 जो है वो +Q आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये इस डायरेक्शन में। और E2 क्या है, ये E2 इधर आ रहा, ध्यान रखिए ये E2 है, E2 क्या है -Q आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ध्यान रखना। अब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये प्लस के कारण से इधर जा रहे हैं देखो ऊपर, और माइनस के कारण से इधर आ रही है। अब इनका परिणामी निकालना बहुत कठिन हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि अपन इसके घटक करते हैं, दो ध्यान रखना, ये वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है, इसको दो घटक करते हैं, कौन सा, ऊपर लंबवत और एक क्षैतिज घटक। एक ये वाला घटक लंबवत घटक sin थीटा वाला होता है, और ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक जो होता है वो cos थीटा वाला होता है। तो इसके दो घटक करते हैं E1 के, क्या क्या, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। ये ऊपर वाला घटक लंबवत घटक कहलाता है और ये घटक क्षैतिज घटक कहलाता है। तो बिंदु P पर E1 को दो घटकों में विभाजित करें, दो घटकों में बांट लें, ये सभी में लिखना है कि ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो E1 होती है उसको दो घटक विभाजित कर रहे हैं, एक E1 sin थीटा लंबवत घटक, ये लंबवत घटक हो गया ऊपर की ओर लंबवत, और दूसरा हमारे पास ये इधर वाला क्षैतिज घटक कहलाता है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। ये किसके किए अपने E1 के। अब इसी प्रकार से E2 का भी करना पड़ेगा, E2 नीचे आ रहा है तो ये की परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट्स E2 sin थीटा लंबवत घटक sin थीटा वाला, और एक इधर E2 cos थीटा। तो E1 और E2 इन दोनों के दो दो कंपोनेंट्स कर दिए। E1 का क्या किया हमने, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। E2 को क्या किया, E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। ये लंबवत घटक हमेशा sin थीटा वाले रहेंगे और क्षैतिज घटक होगा वो cos थीटा वाला रहेगा, इसको ध्यान रखना। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं, एक sin थीटा वाला घटक और एक cos थीटा वाला घटक। E1 के भी दो घटक कर दिए और E2 के भी दो घटक कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो परिणामी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, देखो एक ऊपर एक नीचे, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, sin थीटा एक ऊपर एक नीचे, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है। और ये जो बिंदु P है ये दोनों A और B से A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी ये बराबर है।
ए बी बराबर बी क्योंकि बाइसेक्टर है बराबर दूरी पर। तो दूरी बराबर होगी तो तीव्रता भी बराबर होगी। यानी इस स्थिति में E1 और E2 क्या हो गए बराबर हो गए। E1 बराबर E2 दोनों बराबर दोनों इक्वल हो। जब E1 और E2 बराबर है और इनकी दिशा विपरीत है, E1 और E2 क्या दोनों बराबर है और उनकी डायरेक्शन क्या है विपरीत है, तो क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त मतलब कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि दोनों बराबर और विपरीत होते हैं। यहाँ लिखना है कि A1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण से ये एक दूसरे को निरस्त कर देते, कैंसिल कर देते। तो E1 sin थीटा वाला घटक कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? cos थीटा वाला घटक। तो cos थीटा वाला घटक बचा। तो cos थीटा वाला देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों इधर आ रहे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो E बराबर ले लेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों जोड़ देंगे। जब डायरेक्शन सेम हो तो जोड़ना है और डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस करना, घटाना, क्या रखना। ये साइन थीटा और साइन थीटा घट गए। क्यों? क्योंकि एक ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट। तो फिजिक्स में जब भी विपरीत दिशा है तो घटाना है, माइनस करना। वो चूंकि बराबर थे इसलिए कट जाए, कैंसिल हो जाए। ये लिखना भी शब्दों में कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब बचता घटक हमारे पास cos थीटा वाला। क्योंकि cos थीटा की डायरेक्शन समान है इसलिए यदि बिंदु P पर हम तीव्रता निकालें, यदि समान दिशा होती है तो उसको क्या करना है प्लस, और विपरीत दिशा होती है तो माइनस करना। अब देखो E1 और E2 बराबर है, परंतु E1 बराबर E2 क्यों बराबर है? क्योंकि दूरियां बराबर है तो तीव्रता भी बराबर होगी। यदि दूरी बराबर होगी तो तीव्रता भी बराबर होगी, क्योंकि Q कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है। तो A और P यहाँ से R पर डिपेंड करती तीव्रता, क्योंकि दूरी बराबर है तो तीव्रता भी बराबर होगी। इस P बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की बराबर है, दूरी बराबर तो तीव्रता भी बराबर होगी। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों बराबर है। E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह में E1 लिख दो, दोनों बराबर है तो ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान निकालो। अब E1 क्या है? प्लस Q के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ये सूत्र Q अपन R की जगह क्या लिखेंगे? दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, BP का स्क्वायर। यदि इधर AP ले रखा तो AP का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और BP ले रखा तो BP का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब BP का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस में से निकालेंगे। BP का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OP स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस OB का स्क्वायर, फिर पाइथागोरस में से आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर या BP इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। तो E1 आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q। BP का स्क्वायर क्या लिख देंगे? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ मान निकालें। E1 का मान निकल गया, E1 निकल गया। cos थीटा का मान निकालो। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार कौन सा? बेस ये और हाइपोटेनस ये। तो OB अपॉन BP। AP लिखो BP लिखो, दोनों बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। OB का मान O से B तक A हमारे पास A है और कर्ण कितना है? R। BP लिखना, BP का मान इसको अंडर रूट में ले लो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से BP का मान निकालो, ये स्क्वायर है तो BP इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। तो BP का मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाना तो अंडर रूट आ जाएगा, या 1/2 लिख सकते हैं। तो cos थीटा का मान भी निकाले, A1 का मान भी निकाले, यहाँ हम वैल्यू पुट कर दो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, मान रखने पर क्या आ जाएगा? E बराबर 2। E1 की जगह E1 का वैल्यू रखो, ये 1/4πε0 Q अपॉन
क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और काश थीटा की वैल्यू रख दो ए अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगी है। तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, पावर जोड़ देंगे, एक पावर इसकी और आधी पावर इसकी, दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा 1/4π0 q इंटू 2a, इसको साथ में लिख लेते हैं अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और q इंटू 2a ये द्विध्रुव अपूर्ण कहलाता है, p से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम p लिख देंगे 1/4π0 p अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 जहाँ p इक्वल टू क्या लिखा अपने q इंटू 2a, तो p का मान q इंटू 2a के इक्वल हो जाएगा, p बराबर q इंटू 2a। तो p की जगह q इंटू 2a लिख दिया तो क्या आ जाएगा, ये माना जाएगा। अब यदि a का मान बहुत कम हो, a को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, मान लो a इज लेस देन r, क्यों? क्योंकि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम निग्लिजिबल कह सकते हैं। तो r को हटा देंगे, ये 0 a को हटा देंगे, a को 0 मान लेंगे ऐसे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर e इक्वल टू आ जाएगा 1/4π0 p आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4π0 p बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से इस फंक्शन को सॉल्व करना है। सेम ऐसा कैसा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे पूरा वैसे कैसे, तो वही कि b1 sin थीटा और b2 sin थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण से एक निरस्त कर देती है, तो ये कट जाएगा, बचेगा b1 cos थीटा b2 cos थीटा, यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा परिणाम में b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। सेम है, e की जगह b लिख देना, बाकी कोई अंतर नहीं है। b1 बराबर b2, b1 बराबर b2 क्यों है, क्योंकि ap बराबर bp, ap बराबर bp, b1 बराबर b2, ap और bp दोनों बराबर है। सॉरी ये ns और ns ले लो, ns np, ये np बराबर sn या sp दोनों बराबर, तो दूरी बराबर तो तीव्रता भी बराबर होगी, दूरी बराबर तो तीव्रता बराबर होगी। तो इसको इस प्रकार से इसी को हल करना है और मान रखते जाना, वैल्यू पुट करते जाना, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, दोनों बराबर कर देंगे, 2b1 cos थीटा आ जाएगा, 2b1 cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट b1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 इक्वल टू क्या आएगा μ0/4π m d स्क्वायर, d की जगह यहाँ np का स्क्वायर, np का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, b1 क्या है, m के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और b2 क्या है, s के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, वहाँ e1 e2 ले आते हैं, b1 b2, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, np स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, फिर d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा के इसको सॉल्व कर लेना। सेम इसलिए m d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हमारे पास b1 का मान आ गया, cos थीटा के लिए निकाल, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा, ये नीचे वाला l, कर्ण कौन सा, ये np का मान यहाँ से निकाल, ये np का मान यहाँ से निकालो, ये निकालो, तो np इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट या d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, कर्ण इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से माना जाएगा एसपी का, दोनों को माना गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2, b1 की जगह वैल्यू पुट कर दो μ0/4π m d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये b1 की वैल्यू है, और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाला कि इनटू l d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, ये दोनों को वैल्यू अपने पुट करके आना चाहिए।
अब देखो m इंटू 2m, इसको पास में लिख लो, m इंटू 2m, यहाँ इसकी जगह 4 पाई लिखिए, ये μ0/4 पाई आएगा यहाँ पर, μ0/4 पाई, m इंटू 2m, m इंटू 2m, और ये कितने है, b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, ये हाफ है और ये 1 है, ये 1 है और ये हाफ है, दोनों प्लस करेंगे 3/4 है। अब इसमें क्या करना है, m इंटू 2l, ये चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, ये इसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 चुंबकीय आघूर्ण। और यदि छोटा धन चुंबक ले लिया, बहुत छोटा मैग्नेट ले लिया, तो l को हम निग्लिजिबल कर सकते हैं, यहाँ से l को हटा देना, l इज लेस देन 3, l को हटा देना तो बचेगा क्या हमारे पास, फाइनल आंसर b इक्वल टू μ0/4 पाई कैपिटल M, इसको हटा देंगे, 0 कर देंगे तो d की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d की पावर 3 और मात्र टेस्ला। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा। सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है वहाँ पर, वहाँ E1 लिखा था, यहाँ B1 कर देना, E1 की जगह B1, B2 भी अगर B2 कर देना, ये नोट कर लेना, और 1/4 पाई स्लाइन 0 लिखा तो उसकी जगह μ0/4 पाई कर देना, μ0/4 पाई, और वहाँ P लिखा था, यहाँ कैपिटल M आ जाएगा, उसके कैपिटल M लिख देना, बस ये अंतर है, बाकी तो सेम, कोई अंतर ही नहीं। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा हमारे पास विद्युत विभव वाला है, विद्युत विभव का बहुत सिंपल है, V इक्वल टू 1/4 पाई स्लाइन 0 Q/R, ये विद्युत विभव का सूत्र होता है। अब चूंकि अदिश राशि होती है इसलिए इसमें घटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन दोनों में हमने 2 घटक किए थे, साइन थीटा और कास थीटा, इसमें लफड़े वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई कंपोनेंट या घटक नहीं होंगे। इसमें डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना, आर की जगह एक बार AP पुट कर देना, आर की जगह एक बार AP लिख देना और एक बार BP लिख देना, एक बार AP लिख दो और एक बार BP लिख दो, तो प्लस Q आवेश लिया तो प्लस Q के कारण से ये BP आ जाएगा, यहाँ BP लिख दो, माइनस Q आवेश लिया तो A पे रखा हुआ तो माइनस AP आ जाएगा। तो ये A और B इधर उधर हम लिख सकते हैं, इसकी कंफ्यूजन मत होना, ये इधर लिख लो उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों को सही ढंग से डेरिवेशन करते आना चाहिए। तो R की जगह एक बार AP एक बार BP, प्लस लिया प्लस लिख देना, माइनस लिया माइनस आवेश लिख देना, दोनों मान रख दो, टोटल निकालो, दोनों प्लस कर दो, दोनों प्लस करने ये मान और ये मान रख देंगे तो 1/4 पाई स्लाइन 0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये तो 1/BP माइनस 1/AP आ जाएगा। अब AP और BP के मान कैसे निकालेंगे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। AP इक्वल टू जो हमारे पास जो मान आएगा, AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण लंबा कितना है R स्क्वायर प्लस आधार कितना है L स्क्वायर, तो AP इक्वल टू आ जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर BP का मान भी यही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ AP और BP के दोनों मान वैल्यू पुट कर देना, कितना आ जाएगा हमारा Q/4 पाई स्लाइन 0 जैसे ही रख दो, 1/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो क्या होगा, ये L स्क्वायर, ये दोनों सेम है कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 पाई स्लाइन 0 गुणित 0, इसका 0 को मल्टीप्लाई करने तो पूरा कितना आ जाएगा 0, यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, क्या करना है, विभव का फार्मूला याद होना चाहिए। R की जगह एक बार AP लिख देना, इस R की जगह एक बार AP लिख देना और एक बार BP लिख देना, जब प्लस आवेश लिया तो प्लस लिख देना, माइनस आवेश लिया तो माइनस लिख देना, और दोनों को टोटल निकाल लेना। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि डायरेक्ट जोड़ा जाता है, दिशा का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो दोनों प्लस कर देना। और चूंकि AP और BP बराबर होते हैं इसमें कट जाएंगे, और या तो मान निकाल के इसमें मान रख के इसको काट देना, कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये 0 विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों स्थितियां हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा है इसलिए 3 प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।